डॉक्टर जयप्रकाश। आज आप लोग को इतिहास में मेजर 4 का सेमेस्टर मैं आप लोग को इतिहास में पढ़ाऊंगा, जिसका टॉपिक है हून। तो पहले आज हम लोग देखेंगे कि हून कौन है। हून भारत पर कब आक्रमण किए। भारत पर आक्रमण करने के बाद यहाँ उन्हें वंश की शासन कैसे हुई और उनके वंश के कौन कौन से शासक शासन किए। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय राजाओं के साथ उनका कैसा संबंध रहा और हुनों का भारत के समाज पर, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सब बातों की चर्चा आज हम लोग क्लास में करेंगे। पहला, हुन कौन थे। तो हुन मध्य एशिया के रहने वाले क्रूर जाति के लोग थे, जो हमेशा मार पीट में विश्वास करते थे, हत्या में विश्वास करते थे, लूट खसोट में विश्वास करते थे। मध्य एशिया में अपनी शक्ति का संचय करने के बाद ये हुन लोग जो हैं वह चाहते थे कि हम आगे बढ़ें। इसलिए हुनों ने अपनी दो शाखाएं बनाई। एक शाखा पश्चिम की ओर यूरोप की तरफ बढ़ा और एक शाखा ऑक्सस नदी पार करके ईरान की तरफ बढ़ा। तो यह हुन जो है वह जो यूरोप की तरफ पश्चिम की ओर बढ़े उन्हें हम लोग काले हुन कहते हैं, और जो ऑक्सस नदी पार करके भारत की तरफ या ईरान की तरफ बढ़े उन्हें हम लोग सफ़ेद हुन कहते हैं। तो यह सफ़ेद हुन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वह आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर शासन आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्हें, चूंकि वह क्रूर थे, नृशंस थे, अत्याचारी थे, उन्होंने वहाँ के शासक पर आक्रमण कर देते हैं, सिसेरियन शासक की हत्या कर देते हैं और ईरान में अपने साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ईरान में साम्राज्य स्थापित करने के बाद अब इनकी मंशा और आगे बढ़ के भारत पर अपने साम्राज्य स्थापित करने की होती है। यहीं से वह भारत की तरफ आते हैं। तो भारत पर आक्रमण। भारत पर जब वह आक्रमण करते हैं, हम लोग जानते हैं कि ईरान के शासक को 454 ईस्वी में वहाँ वह अपने शासन स्थापित करते हैं। उसी क्रम में वह भारत पर बार बार आक्रमण करते हैं। उस समय भारत पर गुप्त वंश की शासन चल रही थी। गुप्त शासक स्कंद गुप्त थे। बार बार पश्चिम पर आक्रमण होने से बार बार उसकी सामना स्कंदगुप्त ने किया और बार बार उन्हें पराजित किया। उनके पराजित करने से हुन की शक्ति कमजोर हो गई और वह आगे बढ़ने से इनकार कर दिए। आगे नहीं बढ़ पाए तो उन्होंने देखा कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि भारत पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने वहीं अपनी शक्ति संचय की और भारत पर आक्रमण करने की मंशा छोड़ दी। अब उन्होंने भारत की तरफ बढ़ने से पहले गंधार पर अपनी शक्ति का परिचय देते हुए उस पर कब्जा जमाना चाहा और उन्होंने गंधार जीत लिया और वहीं पर शासन करने लगे। भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। हम देखते हैं कि 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उनकी शक्ति अभी भी गुप्त शासक की इतनी थी कि हुन भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करने के कारण था भार अभी भी गुप्त शासक का भय हुनों के साथ थी
स्कंदगुप्त के मरने के बाद भी वे भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो हूनों के आक्रमण भारत में 500 ईस्वी में होते हैं। भारत पर हूनों के आक्रमण के बहुत सारे स्रोत हैं, चाहे हम जूनागढ़ अभिलेख लेते हैं, ग्वालियर अभिलेख लेते हैं, राजतरंगिणी लेते हैं, भीतरी स्तंभ लेते हैं, हुएनसांग का वृत्तांत देखते हैं, या मंदसौर अभिलेख देते हैं, कथा सरित सागर देखते हैं, एरन अभिलेख देखते हैं। यह सब स्रोत ऐसे हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वह भारत पर आक्रमण किए थे और यह आक्रमण 500 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो भारत पर आक्रमण के हम लोग पहले आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि 456 ईस्वी में वह भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने उस आक्रमण को धराशायी कर दिया। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई, 500 ईस्वी में जाकर उसकी हिम्मत हुई कि भारत पर आक्रमण करे, और इस आक्रमण में उसे सफलता भी मिली। तो स्कंदगुप्त और हुनों के बीच जो लड़ाई थी वह गंगा की घाटी में हुई थी। गंगा की घाटी में युद्ध के बाद वह स्कंदगुप्त के समय तो हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही उनके मरने के 33 वर्षों के बाद हम देखते हैं, 27 वर्षों के बाद हम देखते हैं कि वो भारत पर आक्रमण करता है, भारतीय शासक को पराजित करता है और भारत में अपना शासन स्थापित करता है। तो भारत पर शासन जब स्थापित हो जाता है तो उसके वंश के कौन से शासक भारत पर शासन किए, तो उनके वंश पर सबसे पहला नाम तोरमन है। हून शासक तोरमन ने भारत पर अपना पहली बार राज स्थापित किया। यह राज्य 500 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो हम देखते हैं कि इतने दिनों के बाद गंगा घाटी में यह आक्रमण हुआ और तोरमन ने अब मध्य उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तोरमन भी अपने खून के जो स्वभाव थे, क्रूर थे, प्रतिशोध की ज्वाला से परिपूर्ण थे, जानवरों की तरह पेश आते थे, आम जनता को बड़ी कष्ट देते थे, बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, दैत्यों के धर्म को अपनाते थे, जानवरों की तरह जनता के साथ सलूक करते थे। उनमें एक खासियत थी कि वे बड़े वीर थे, साहसी थे, योग्य सेनापति थे। अब तोरमन ने भारत पर आक्रमण किया और कुछ विजय प्राप्त की। तोरमन ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और मध्य भारत तक अपना साम्राज्य फैला लिया। इसके बाद देखते हैं कि वह कश्मीर पर, पंजाब पर, राजस्थान में, काबुल में, अन्य राज्यों पर अपनी सीमा को बढ़ाया और इतने प्रदेशों पर शासन स्थापित किया। इसके अलावा मालवा के गुप्त शासक धन्य विष्णु ने भी उनकी आधिपत्य स्वीकार कर लिया। जैन ग्रंथ कुबलय माला में, जो कि 8वीं शताब्दी के हैं, वहां पर कुबलय माला में तोरमन को भारत के उत्तरापथ का राजा बताया गया है। एरन अभिलेख के अनुसार भी तोरमन के गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य के प्रांतीय शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज थे, जिन्होंने तोरमन को युद्ध में पराजित किया और तोरमन का मध्य भारत पर 510 ईस्वी में आधिपत्य समाप्त हो गया। अब तोरमन जो है वह केवल बनारस के आसपास के एरिया का शासक बनकर रह गया, क्योंकि इसके प्रमाण तोरमन की मुद्राएं कौशाम्बी में काफी संख्या में देखने को मिलती है। तोरमन के शासनकालीन मुद्राएं जो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान आदि में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार 510 ईस्वी में तोरमन की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद
उनके अगले राजा, जिसका नाम मिहिरकुल। हम देखते हैं कि इसके बाद मिहिरकुल मध्य भारत में हून वंश का अगला शासक बनता है। यह इसकी जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख में देखने को मिलती है। मिहिर कुल की राजधानी सांकल अर्थात सियालकोट थी। मिहिर कुल का साम्राज्य मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। मिहिर कुल का उत्तर भारत पर पूरा आधिपत्य था। ऐसा प्रमाण हमें कॉकसस के वृत्तांत से मिलता है। मिहिर कुल अपने शासनकाल में मानवों को काफी कष्ट पहुंचाता था। मानवों से जबरदस्ती कर वसूलता था। यानी कि हूनों की जो विशेषता थी कि वह क्रूर था, अमानवीय था, दैत्य की तरह जनता के साथ व्यवहार करता था, उनसे जबरदस्ती कर वसूलता था, बहुत ज़्यादा कर वसूलता था। सारे गुण जो उनके खानदानी विरासत से मिली थी, जो तोड़मन से मिली थी, वह सभी गुण मिहिर कुल में देखने को मिलते हैं। अब आता है कि मिहिर कुल लगभग 15 वर्षों तक भारत में शासन किया। अपने पिता की तरह ही क्रूर और अत्याचारी था। उसके शासनकाल का ज्ञान हमें ग्वालियर अभिलेख से देखने को मिलता है। शुरुआती वक्त में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए पांचों द्वीप समूहों पर आक्रमण कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं को मारने का आदेश दिया, बौद्ध धर्म को नष्ट करने का आदेश दिया, बौद्धों पर कई प्रकार के उत्पीड़न किए, जिससे बौद्ध धर्म का काफी विनाश हुआ। ऐसा मिहिर कुल ने किया। जब ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक है कि मिहिर कुल जो है वह जनता का विश्वास खो देगा। बौद्धों के प्रति अत्याचार से परवर्ती जो गुप्त शासक थे, जो मिहिर कुल के अधीन शासन कर रहे थे, उनके सामंत थे, उन्होंने भी इस क्रिया की, इस प्रति बड़े संवेदना व्यक्त किया, विरोध व्यक्त किया और कहा कि यह गैर कानूनी काम है, यह राजा मिहिर कुल को नहीं करना चाहिए था। अब चूंकि मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति इसलिए इतना क्रूर हो गया था कि भारत में आने के बाद वह भारतीय धर्म शैव धर्म को अपना लिया था। अब यह सब वह शैव धर्म के प्रभाव में आने के कारण और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ाने के कारण ऐसा कार्य किया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। और इन सब के बारे में हम देखते हैं कि उस समय जो चीनी यात्री आए थे, जिसका नाम सुंग यून है, उन्होंने भी अपने किताब में इसकी चर्चा की है, अपनी यात्रा वृत्तांत में इसकी चर्चा की है। अब आता है कि मिहिर कुल जो थे वह शासन कहाँ कहाँ तक किए, उनकी सीमा क्या थी। क्योंकि अभी हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनकी मुद्राएं जो हैं पूर्वी पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में उत्खनन से प्राप्त हुई है। तो स्वाभाविक है कि उनके राज्य में ये सब क्षेत्र शामिल होंगे। मिहिर कुल के समय के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मिहिर कुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण उत्तरी प्रदेश तक फैला लिया था। अब इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है कि उन्हें गुप्त शासक बालादित्य और मालवा के शासक यशोधर्मा के साथ
युद्ध करना पड़ा और इसी युद्ध से मिहिर कुल की शक्ति छीन हुई। तो मिहिर कुल को उस समय के भारत के दो शासकों से सामना करना पड़ा। पहला शासक थे जो उनके अधीन ही गुप्त शासक बालादित्य थे, शासन कर रहे थे, उनसे उनकी सामना हुआ। तो पहला सामना मिहिर कुल का, मिहिर कुल और बालादित्य, मिहिर कुल और बालादित्य, मिहिर कुल और बालादित्य के साथ युद्ध हुआ। यह पता हमें ह्वेन-सांग के वृत्तांत से पता चलता है। उस समय गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य थे जिन्होंने मिहिर कुल को पराजित किया था। ह्वेन-सांग अपने यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि मिहिर कुल द्वारा बौद्ध भिक्षुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उनसे बालादित्य को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें लगा कि हम जिनके अधीन शासन कर रहे हैं वह राजा हमारे जनता पर घोर अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने मिहिर कुल को कर देना बंद कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मिहिर कुल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बालादित्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने बालादित्य पर आक्रमण किया। बालादित्य भाग खड़ा हुआ और बालादित्य एक द्वीप पर जाकर छुप गया। हमारे गुप्त शासक ने एक रणनीति बनाई थी कि मैदान में हम मिहिर कुल को पराजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक द्वीप में जाकर छुप गया। मिहिर कुल ने उस द्वीप पर पहुंचा और जैसे ही मिहिर कुल उस द्वीप में प्रवेश करते हैं, बालादित्य के सैनिकों ने मिहिर कुल को चारों तरफ से घेर लिया और मिहिर कुल को बंदी बना लिया। लेकिन बालादित्य के माताश्री के कहने पर बालादित्य ने मिहिर कुल की हत्या नहीं की, यानी कि बालादित्य के द्वारा मिहिर कुल की पराजय हुई। मिहिर कुल इसके बाद द्वीप से वापस लौटा तो देखता है कि उसके भाई ने उसका राज्य हथिया लिया है और अपने आप को शासक घोषित कर दिया है। भागकर मिहिर कुल अपने सामंत कश्मीर के शासक के यहाँ शरण लिए, लेकिन मिहिर कुल समय की इंतजार में था। मिहिर कुल ने कश्मीर के शासक को धोखा देके उसकी हत्या करके कश्मीर को जीत लिया और अपने आप को कश्मीर का शासक घोषित कर दिया। लेकिन इसके 1 वर्ष बाद ही मिहिर कुल की मृत्यु हो गई। अब आता है, यह तो मिहिर कुल और बालादित्य के बीच का संबंध था। अब हम लोग मिहिर कुल और यशोधर्मा के बीच के संबंध, मालवा शासक यशोधर्मा के बीच के संबंध को देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि यशोधर्मा भी मिहिर कुल को पराजित किया था, तो मालवा के शासक यशोधर्मा भी मिहिर कुल को पराजित किया था। यह हमें ग्वालियर अभिलेख से मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि मिहिर कुल का राज्य कश्मीर से ग्वालियर तक था, ऐसा हमें पता चलता है मंदसौर अभिलेख से। उसका राज्य कश्मीर से ग्वालियर तक ही सीमित था। अब इस लेख से हमें पता चलता है कि अब जो है बालादित्य जो है वह यशोधर्मा जो है वह अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है और अपनी सीमा को उत्तर
भारत की तरफ बढ़ाना चाहता है तो उसका सामना मिहिर कुल से होता है। मिहिर कुल को यशोधर्मा ने गंगा घाटी के मैदान में सामना करता है, उसे पराजित करता है। अब बात आती है कि मिहिर कुल को यशोधर्मा जो मालवा के शासक थे उन्होंने पराजित किया, लेकिन इतिहासकारों में यह मतैक्य है कि क्या मिहिर कुल को अकेले यशोधर्मा और अकेले बालादित्य पराजित किए या दोनों ने मिलके उनको पराजित किए। इसका इतिहासकारों में एकता नहीं है, मतैक्य है दोनों का। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों अकेले अकेले पराजित किए, कुछ लोग मानते हैं कि दोनों ने मिलके पराजित किए। अब आता है स्मिथ का मानना है कि दोनों ने मिलकर पराजित किए, जबकि दूसरे इतिहासकार फ्लिट को लें या मुखर्जी को लें, इन लोगों का या एलन को लें, इन लोगों का कहना है कि नहीं, मिहिर कुल को बालादित्य और यशोधर्मा ने अलग अलग पराजित किया। अब तीसरा है मिहिर कुल का लंका अभियान भी होता है। मिहिर कुल और लंका अभियान। मिहिर कुल लंका पर भी आक्रमण करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिलता है। कुछ प्रमाण मिलते हैं कि मिहिर कुल ने लंका पर आक्रमण किया और लंका के शासक को पराजित किया, लेकिन इसका कोई अभिलेखीय ज्ञान या मुद्रा हमें लंका से प्राप्त नहीं हुई है। न ही कोई अभिलेख में, भारतीय अभिलेख में ऐसे देखने को मिला है कि उन्होंने लंका अभियान किया और वहाँ के शासक को पराजित किया। लेकिन कहीं कहीं यात्रा वृत्तांतों में मिहिर कुल के लंका अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है कि हम लोग पढ़ लिए हुन कौन थे, हुन का भारत पर आक्रमण कब हुआ, हुन के कौन कौन से शासक भारत में शासन किए, और हुन शासक को भारतीय शासक बालादित्य और यशोधर्मा से पराजय मिली। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब 15 वर्षों तक शासन करने के बाद मिहिर कुल की सत्ता समाप्त होती है, उनकी मृत्यु होती है, तो उनके अगले वंशज वह उतने योग्य नहीं थे जो भारतीय शासकों को आगे बढ़ने से रोक सकते थे, अपने वंश की रक्षा कर सकते थे। हम देखते हैं कि लगभग 550 ईस्वी में हुनों की शक्ति को मौखरी शासक ईशान वर्मन ने काफी कमजोर कर दिया। और इसके बाद देखते हैं कि जब उत्तर भारत पर वर्धन वंश का शासन स्थापित हुआ तो वर्धन वंश के जो प्रभाकर वर्धन थे, जो वर्धन वंश के संस्थापक थे, उसके बाद उनका पुत्र राजवर्धन हुआ। फिर उनकी हत्या के बाद जब उनका पुत्र हर्षवर्धन बना तो प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन ने हुनों की शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और 550 ईस्वी में हुनों को भारत से खदेड़ दिया, सत्ता से हटा दिया। हम लोग सर्वविदित है, हम लोग जानते हैं कि गुप्त शासक का अंत भी 550 ईस्वी में हुआ और हुन शासक का अंत भी 550 ईस्वी में हुआ। और हुनों के आक्रमण, हुन तो समाप्त हो गए, लेकिन भारतीयों की एकता स्थापित नहीं हो पाई और भारत टुकड़े टुकड़ों में बट गया, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी का इतिहास है। वर्धन वंश के आने के बाद भारत में एक राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। तब तक भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। अब आता है कि हुन
का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हून का भारत पर हम देखते हैं कि चाहे वह भारत के राजनीतिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव पड़ा या सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा, हर जगह हूनों का प्रभाव देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि हून का भारत पर आक्रमण हुआ, 50 वर्षों में ही उसका वंश समाप्त हो गया। इसके बाद भी हम देखते हैं कि भारत के राजनीतिक इतिहास पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। पहला हम लोग देखेंगे राजनीतिक प्रभाव। तो हून के शासन समाप्त होने के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। भारत की एकता समाप्त हो गई। भारत की एकता जब समाप्त हो गई तो स्वाभाविक है कि विदेशी आक्रमणकारी इस कमजोरी का, भारत के इस कमजोरी का पता चल जाने के कारण भारत पर आक्रमण करना उनका आसान हो गया। हम देखते हैं कि अब स्थिति इतनी हो गई कि भारत पर बार बार आक्रमण होने लगे, भारत की एकता समाप्त हो गई। और इस एकता को समाप्त होने का मेन वजह हून का आक्रमण था। यदि हून आक्रमण नहीं करते तो एक मजबूत राजवंश गुप्त वंश भारत में शासन कर रहा था। अंतिम मजबूत हून गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने बार बार हूनों को पराजित किया, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि उनके मरने के बाद परवर्ती जो गुप्त शासक थे वह कमजोर हो चुके थे। बार बार आक्रमण से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इसी का फायदा उठा के 500 ईस्वी में उन्होंने दोबारा भारत पर आक्रमण किया और भारत में विजय प्राप्त की। और उसके बाद भारत में विदेशियों के आने के सिलसिला फिर शुरू हो गया। यह तो उनका राजनीतिक प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक प्रभाव। तो भारतीय समाज पर भी हून आक्रमण का प्रभाव पड़ा। हम देखते हैं कि यह जो भारतीय समाज, हमारे भारतीय शासक जो हैं, यह हूनों को खदेड़ देते हैं, उनकी सत्ता समाप्त कर देते हैं, लेकिन हून भारत से भागते नहीं हैं। वह भारत के संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि वह बौद्ध धर्म का तो विरोध कर रहे थे, लेकिन भारतीय रीति रिवाज, शैव धर्म, भारतीय धर्म, शैव धर्म को वह अपना रहे थे। उनका भारतीयकरण हो चुका था। अब समाज पर यह प्रभाव पड़ा कि वह हून मध्य एशिया नहीं लौटे, गंधार नहीं लौटे, भारत में ही रह गए। भारतीय स्त्रियों के साथ उनका विवाह हुआ और भारत में ही एक नई जाति, राजपूत जाति का जन्म हुआ, जो उनके और भारतीय स्त्रियों के विवाह से हुआ था। तो हून भारत में रह के भारतीयकरण, उनका भारतीयकरण हो गया और भारत की जाति व्यवस्था में एक नई जाति का श्री गणेश हुआ, वह राजपूत जाति थी। यह हून के सामाजिक प्रभाव का एक विशेषता है। उन्होंने भारतीय आर्यों की सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को अपना लिया और उन्होंने आर्य धर्म की ओर अग्रसर हो गया। अब आता है सांस्कृतिक प्रभाव। तो संस्कृति में कला और धर्म दोनों पर उन्होंने काफी चोट पहुंचाई।
हम देखते हैं कि उसके आक्रमण के कारण हमारे धर्म को काफ़ी क्षति पहुंची, बौद्ध धर्म का काफ़ी विनाश हुआ। बौद्ध धर्म एक के एक तरह से भारत में अंत ही हो गया। जितना प्रभाव बौद्ध धर्म का होना चाहिए उतना प्रभाव नहीं रहा। अब भारत में शैव धर्म का प्रभाव बढ़ गया। जो राजनीतिक सत्ता के द्वारा यानी हूनों के द्वारा शैव धर्म को जो प्रश्रय दिया गया उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हूनों ने जब आक्रमण किया तो भारत के बहुत सारे मंदिरों विहारों को नष्ट किया। मंदिरों में हम देखते हैं कि वैष्णव मंदिर को उन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचाई, पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिए, नए मंदिर का निर्माण तो उन्होंने कराया, कई तरह की कलाकृतियों को भी उन्होंने विनाश कर दिया, बौद्ध धर्म की विहारों को उन्होंने काफ़ी हानि पहुंचाई। इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय साहित्य के स्रोत पर भी उन्होंने हमला किया और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को तोड़ने का काम किया। हमारी धर्म, हमारे कला, हमारे कलाकृतियाँ सब पर इन्होंने चोट पहुंचाई और इसका प्रभाव बहुत दिनों तक भारत में देखने को मिलता है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है।